26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी बने और फिर पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसका जो एलामिया जारी हुआ उसमें ज्यादा जिक्र तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का था। इसी वजह से 27वीं आईनी तरमीम की बातें शुरू हो गई अभी से कि वो भी लाई जा सकती है। फुल कोर्ट इजलास से तो ऐसे लगा कि कोई उस पर अगर मैं हुकूमत में बैठा हूँ ना तो मैं ये कहूँगा यार मजा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम को ये सारा इज्तिमा मुस्तरद करता है और हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हुए हैं। इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा हम उसको उल्टा के रख देंगे। आप समझ रहे थे इस तरह का कोई एलामिया होता तो आपके दिल को कुछ तसल्ली होती। उसमें एक ही बात वाजे की है उन्होंने कि भाई मंसूर अली शाह साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब होंगे और मंसूर अली शाह साहब का दिया गया प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस कोर्ट ने मैसेज दिया हुकूमत को कि ना इन्होंने रिजाइन करना है ना ये कहीं जा रहे हैं बल्कि यही है। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत का मसला हल करने में नाकाम हो चुकी। इसको कहें कि ये 26वीं आईनी तरमीम है लेकिन अभी ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी बने और फिर पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसका जो आज एलामिया जारी हुआ उसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जिक्र तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का था। ख्याल नहीं, यकीनन उसके अंदर ज़्यादा जिक्र जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही था। इसी वजह से शायद ये बाज़गश्त में है बात आजकल के 27वीं आईनी तरमीम की बातें शुरू हो गई अभी से कि वो भी लाई जा सकती है। बिलावल साहब की PMLN के रहनुमाओं से मुलाकात अपने पूरे वफ्द के साथ, और फिर इसके अलावा फॉर्म 47 के तहत बनने वाली हुकूमत में बैठे हुए जगह जगह पर लोग, उनकी आहो फुगां जो है वो ये इशारा दे रही है कि शायद कुछ तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के बयानात है जिस तरह के बयानात है, चाहे वो मरियम नवाज़ का हो, शर्जील मेमन का हो या दीगर बहुत सारे लोगों के बयानात हैं। तो वो क्या बदल रहा है और कितना बदल रहा है और क्या वाकई बदल रहा है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ किबला हबीब अकरम साहब और किबला अजमल जामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला तैन आपके साथ मौजूद है। किबला तैन। सर ये समझ नहीं आई वैसे ये फुल कोर्ट इजलास से तो ऐसे लगा कि कोई इस पर अगर मैं हुकूमत में बैठा हूँ ना तो मैं ये कहूँगा यार मज़ा नहीं आया। अच्छा, आपका ख्याल ये था कि उसके अंदर ये होता कि 26वीं आईनी तरमीम को ये सारा इज्तिमा मुस्तरद करता है और हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हुए हैं। मैंने कहा अगर मैं हुकूमत में होता, हाँ, इसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा हम उसको उल्टा के रख देंगे। आप समझ रहे थे इस तरह का कोई एलामिया होता तो आपके दिल को कुछ तसल्ली होती। ये इनकलाबी प्रेस रिलीज की तवक्को कर रहे तब आपके दिल में कोई तसल्ली होती। तब बहुत सारे लोग शायद खुश हो रहे होते, देखो जी अदलिया ने मोर्चा लगा लिया। एक तो ये है कि आप ज़रा ये क्यों नहीं सोचते कि 16 जज साहिबान बैठे होंगे, 16 जज साहिबान बैठ के ये बात कर रहे होंगे कि जनाब ये मुकदमे तेज़ कैसे निपटाने। क्या उनके दरमियान ये गुफ्तगू ही नहीं हुई होगी कि 26वीं आईनी तरमीम क्या है, 26वीं आईनी तरमीम के असरात क्या होंगे, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बनेगा वो क्या होगा, अदालत के अंदर तकसीम कार क्या होगी। मैं नहीं मानता कि ये बात ना हुई हो इजलास में, शायद ना हुई। नहीं, मैं नहीं मानता फॉर्मली ना हुई हो। फॉर्मली ना हुई, मैं नहीं मानता। इनफॉर्मली जरूर। इनफॉर्मली ये कैसे हो सकता है कि ना हुई हो? बिल्कुल हुई है सर। ठीक है, एक बात। और जो बताई गई है, जो अगर आप वो एलामिया पढ़ें तो उसमें एक चीज़ की तरफ आपने इशारा किया कि कोर्ट उस रास्ते पर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, जिस पे उसको मंसूर अली शाह साहब ने केस मैनेजमेंट की हद तक लगाया था। अच्छा, उसमें 2 दफ़ा मंसूर अली शाह साहब का जिक्र और उनके प्लान 3 दफ़ा और उनके प्लान का। अब जब उनका जिक्र ज़्यादा है तो ये भी आपको इसमें पढ़ना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि आइंदा की सुप्रीम कोर्ट पे उनका असर रसूख कितना है। और वो सऊदी अरब से वीडियो लिंक के ऊपर थे। अच्छा, अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अदलिया के अंदर क्या हुआ। अब आप इसको ना खबर समझिएगा, ये मैं वाज़े कर रहा हूँ सुनने वालों पर भी। अच्छा। और अकबर और अजमल आप पे भी। आप इसको ना खबर समझिएगा, ना इसको कुछ ये समझिएगा कि मुझ तक बड़ी कोई इत्तला पहुंची है। मैं महज एक आपको एक मफरूज़ा है, जिसकी एक मफरूज़ा मंजर सिनेरियो है, तो एक बयान कीजिए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, वहाँ पे ये बात हुई होगी, सारे जज साहिबान बैठे होंगे, सब एक दूसरे से सरगोशियों में अपने साथ वाले से पूछ रहे होंगे ये आईनी बेंच कैसे बनेगा और आईनी बेंच का सरबराह कैसे बनेगा। एक जज से
दूसरे जज ने पूछा होगा कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में असल सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? ये वो सुप्रीम कोर्ट जिसका मैं चीफ जस्टिस हूँ या वो बेंच जो आईनी अदालत की सूरत में होगा? बिल्कुल ठीक। ये सारे सवाल एक दूसरे से डिस्कशन में आ रहे होंगे। फिर ये सोचा जा रहा होगा एक दूसरे से, माफ़ कीजिएगा, एक दूसरे से बात करके कि ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद बनाती है, अपने ज़ाब्ते खुद बनाती है, रूल्स बनाती है, तो उस बेंच को भी इजाज़त दे दी है कि वो अपने रूल्स खुद बनाए। तो अगर कहीं रूल्स कन्फ्लिक्ट करेंगे तो किसके रूल्स ऊपर जाएंगे? बिल्कुल ठीक। ये डिस्कशन हो रही होगी ना, कॉमन सेंस। नहीं, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स आने हैं अभी। अच्छा, फिर वो भी उसके discuss बाद हुए ये भी सोचा होगा, ये भी एक जज ने दूसरे से पूछा होगा कि ये चीफ जस्टिस कोई नहीं होना चाहिए बेंच का सरबरा, आईनी बेंच का सरबरा भी? और दूसरे ने कोनी मार के कहा होगा कि यार सब्र कर, अभी ये बात कहनी नहीं। ठीक है, सही है। तीसरे ने कहा होगा नहीं, बात तो ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसे ही होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, और बेंच का सरबराह भी वो हो ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इफ्तराक और इंतशार ना पैदा हो। फिर किसी ने ये भी सोचा होगा कि अगर ये आईनी बेंच पे मैं चला जाऊं तो मेरे ऊपर तो सीधा ठप्पा लग जाएगा कि ये तो हुकूमत का जज है। आपके ख्याल में ये सारी बातें नहीं हुई होंगी? बिल्कुल हुई होंगी, क्यों नहीं हुई होंगी? ठीक है, और ये उन्होंने सारी क्या- बातें हुई होंगी। अब उसके बाद नतीजा क्या निकला? अब यहाँ से एक नतीजा वो है जो आपने एलामिया की सूरत में पढ़ लिया, वो तो है आप जैसे मेरे गरीबों के मुकदमात के लिए, हमारी कंजम्पशन। कि 59,000 से ज़्यादा केसेस हैं, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मंसूर अली शाह साहब का प्लान है। मेरा तो ख्याल है सर, उसको उसमें एक ही बात वाजे की है उन्होंने इन मुद्दों के अलावा कि भाई मंसूर अली शाह साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब होंगे और मंसूर अली शाह साहब का दिया गया प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है। इससे आप ये समझ लें कि इस कोर्ट ने फुल कोर्ट वो जो हुई है मीटिंग, उसने मैसेज दिया हुकूमत को कि ना इन्होंने रिज़ाइन करना है, ना ये कहीं जा रहे हैं, बल्कि यही हैं। देखिए, और यही इन्हीं उनकी के विजडम जो है वो हावी रहेगी। जब भी मंसूर का नाम आए ना तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो सरेदार तो जाएगा लेकिन घर नहीं जाएगा। घर नहीं जाएगा। वो जब अनल हक कहेगा तो फिर उसका मतलब अनल हक ही होगा। नहीं, थर्ड अंपायर में हमने वाजे किया था कि वो इस्तीफा नहीं। तो इस तरीके से, अच्छा अब यहाँ से फॉरवर्ड आगे क्या होगा? मैं जितना इस बात पे गौर करता हूँ, मैं जितना लोगों को फ़ोन करता हूँ, उनसे जाके मिलता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक ही बात समझ में आ रही है। वो क्या? कि 26वीं आईनी तरमीम नहीं है। इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत का मसला हल करने में नाकाम हो चुकी है। हर चंद ये बात कहें कि ठीक है, हाँ, नहीं है। इसको कहें कि ये 26वीं आईनी तरमीम है, लेकिन अभी ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं है, गल नहीं पड़ी। और मेरा अंदाज़ा ये है कि आइंदा जब हम हफ्ते के आगाज़ में जब यहाँ आपस में बैठे होंगे तो हम सोच रहे होंगे और ये बता रहे होंगे कि 26वीं आईनी तरमीम यूं जाएगी या यूं जाएगी, ये धड़ाम से गिरेगी या महज ठोकर खा के मुंह के बल गिरेगी और अदलिया की रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। नहीं, आइडियली तो शायद यही ये होना चाहिए, मामला, लेकिन ये तो 27 में लेके आ वाला रहे नहीं है। हैं। ये तो 27 में लेके आ रहे हैं। आप देखिए ना, ये बाजवा साहब जब हबीब साहब बात कर रहे थे बिलावल साहब की, वो पोलो मैच हालांकि देखने आए थे, तो ब्रेस्ट कैंसर आगाही, उसमें वो जो लोग बैठे हुए थे वो बड़े अहम थे, जो बाद में स्टेटमेंट आई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसमें अटॉर्नी जनरल थे, उनके साथ जब बिल्कुल शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तो वीडियो शाया की, हाँ, मैं वही कह जारी रहा की हूँ। उसकी। तो अटॉर्नी जनरल वहाँ थे और वहाँ बिल्कुल 27वीं तरमीम के ऊपर बात हुई है, नेगेशन बाद में आ रही है। आप राना सनालो की स्टेटमेंट देख लें, दानियाल चौधरी की स्टेटमेंट देख लें, और फिर उसके ऊपर अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ की तरदीद देख लें। मुझे तो एक ही पैगाम मिल रहा है कि 26वीं जो आप कह रहे हैं वहाँ तक मैं मुत्तफिक हूँ, बट ये इसको रिवर्स करना या अदलिया इसको रद्दी की टोकरी में डाल देगी, नहीं। इसके बरक्स ये 27वीं लाने को तैयार हैं। कैसे जामी साहब? 27, देखिए ये जो आईनी तरमीम, लूप होल्स के नाम पर असल मकसद कुछ और है। अब मौलाना को दोबारा से मनाना, वो बहरहाल जुए मौलाना पब्लिक के लिए तो कह रहे हैं, मौलाना पब्लिक के कह रहे नहीं। आईनी तरमीम की गोलियां कुछ ज़्यादा वाफर नहीं होती किसी भी हुकूमत की बंदूक में, बल्कि किसी भी बंदूक में।
तो इसलिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम होगी तो वो कुछ इस तरह की ज़रूर हो सकती है कि IMF की कोई ज़रूरत पूरी करनी हो, क्योंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसमें भी टैक्सेशन के हवाले से हमारी कुछ कंसिडरेशंस हैं, कुछ उनकी कंसिडरेशंस हैं, कुछ विफाक और सूबों के दरमियान कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। उस तरह की कोई तरमीम तो आ सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि अब अदलिया के जौहर को जितना बर्बाद कर दिया गया है इससे आगे बर्बाद करना है, तो वो मुझे नहीं लगता। हाँ, बाजू मरोड़ के करवानी है, बाजू मरोड़ के करवानी है तो फिर किसी तरमीम से गुजारा नहीं होना जामी साहब। हाँ, ये और बात है, लेकिन बाजू मरोड़ के करानी है तो फिर एक ही सूरत है, एक ही तरमीम है, वो कर लें, जान छूट जाएगी। और वो तरमीम है कि आसिफ जरदारी साहब और उनका बमा अहलो याल, जनाब नवाज शरीफ साहब और बमा अहलो याल ता क़यामत यही और इनकी ज़ुर्रियात पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ रहेंगी। यही पाकिस्तान के दर्जा अव्वल के शहरी हैं, शहजादगान हैं, शाह इन्हीं में से निकला करेंगे, बाकी जो दीगर हैं वो भेड़ बकरियां हैं। जो ये कहा करेंगे वो आइन होगा। जी, ये तरमीम अगर कर लें ठीक तो फिर तो गुजारा चल सकता है। शॉर्ट ऑफ इट जामी साहब आप लिखवा के रख लें, गुजारा नहीं चलने वाला। मेरी एक लीगी वज़ीर से बात हो रही थी इसी मौजू पे, ये जानने के लिए कि 27वीं में कितना दम है, आ रही या नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा जी कि देखें ना, वो आपने ही लिखा हुआ और अपने प्रोग्रामों में बात की हुई है कि 26वीं में ये फ़्लॉ है कि जो पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करती है, अगर उसमें बिल फर्ज आने वाले वक्तों में 2/3 ना मिल सके तो तरीक़ाकार नहीं लिखा हुआ कि क्या कायम मुकाम जारी रखेगा, वही चीफ जस्टिस जारी रहेगा या क्या होगा। इसके लिए तो सादा कानून साजी की जा सकती है ना। मुसीबत यह है कि हमारी फॉर्म 45 वाले जो बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, इनको कानून की मुबादियात का नहीं पता। और वो इस दलील को बुनियाद बना के बता रहे थे कि ये तो कुछ अहम दलीलें हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अहम और चीज़ें दरकार हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, फलां है, ट्रायल का मामला है। तो उसमें एक आई थिंक पटिशन भी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो ये कह रहे थे, मुझे साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इससे ये मसले भी हल हो जाएंगे और असल मकासद भी आ जाएंगे। और हाँ, मौलाना ना हूं तो बाजू मरोड़ने वाली बात पे भी, तो बाजू मरोड़ के फिर सीधी तरमीम करवाएं। बाजू मरोड़ने वाली बात पे तो उनसे आप ये पूछिए ना कि सलमान अकरम राजा साहब जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने लगे हैं कि मखसूस नशिस्तें आपके हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अब तक हमें नहीं दी, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, इस पे खबर दूं। और काजी साहब के जाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उस पर खबर दे दूं अगर आप इजाजत दें। इससे मेरी तला ये है कि इससे पहले कि वो पटिशन टेकअप की जाए और इससे पहले कि आईनी बेंच का क़याम अमल में आए, इन दो निकात से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारीक वारदात डालने जा रहा है। जो स्पीकर साहब कह भी चुके हैं ये कि मैं यूं तो कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये तो 20 अक्टूबर की शाम भी एक मरासला गर्दिश कर रहा था। बिल्कुल जी, 20 अक्टूबर 2024 तरमीम से एक रात पहले जी, ये एक ख़ास किस्म का मरासला था जो गर्दिश कर रहा था। और जहाँ तक अब चूँकि मरासला दूर था और हमारी आंखें भी दूर थी, मेरी नज़र भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, कुछ सहाफ़ी जो पार्लियामेंट तारीख बैठे मैं थे नहीं ना, देख सका, उनके पास भी था, तो तारीख नहीं मैं देख सका कि वो 18 का था या 19 का था, क्योंकि बाज़ औक़ात 8 और 9 एक ही जैसे लगते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन को वैसे ही लगते हैं। 8 फरवरी और 9 फरवरी, ठीक, तो उनको तो वैसे ही लगते हैं, तो लिहाजा वहाँ पर तो एक मरासला भी गर्दिश कर रहा था। आप ज़रा एक बात और भी मुलाहिज़ा फरमाइए, ये पाकिस्तान में अदलिया को जो आपने रगड़ा दिया है, ये दुनिया के अंदर कितने कॉवेनेंट्स हैं, कितने कन्वेंशंस हैं जिनकी आपने खिलाफ वर्जी की है, और अभी आपके ऊपर प्रेशर्स आने हैं। आईसीजे ने आपको क्या कहा है? नहीं, आईसीजे की स्टेटमेंट पढ़ने वाली है जी। उन्होंने कैटेगोरिकली 26वीं आईनी तरमीम को खिलाफ आइन और कानून और बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार जी। उनकी पूरी, उनके सेक्रेटरी जो है उसकी पूरी स्टेटमेंट जी, तो लिहाजा इतना ये सादा काम नहीं है, दुनिया में लोगों ने मुंह भी दिखाना है। और उसके साथ मैं आपको अर्ज़ करूं कि जहां तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ है, तो मौलाना फजल रहमान तो वाज़े लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम नहीं है, यानी कम अज़ कम इसका मतलब यह है कि वो उसके साथ नहीं है। लेकिन ख़बर यह है कि हज़रत राना सनाउल्लाह साहब और जनाब क़िबला मोहतरम साद रफ़ीक़ साहब, उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई है कि आप दोनों कुछ सियासी सूझबूझ भी रखते हैं और मौलाना के साथ आपका ताल्लुक़ भी अच्छा है, तो आप मौलाना को कोशिश करें, वो करें कि वो हुकूमत में शामिल ही हो जाए। हाँ, तो इसके लिए
फिर एक बहुत ही मौलाना के दायरे के एक शख्स को फ़ोन किया गया और जैसे ही उसने मौलाना को बताया, ज़ाहिर है ऐसी बात तो ओझल नहीं रखी जा सकती, उन्होंने कहा कि मौलाना ये है बात और इस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है। तो इस पे मौलाना ने जवाब दिया कि आप फिर 1-2 दिन का इंतज़ार कर लें, जवाब जो है मेरा ना में है, लेकिन अब आपने फ़ोन इस हवाले से सुनना नहीं है, जब मैं कहूँगा तो हो सकता है दोबारा आपको फ़ोन ना आए। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं चूं चूं सुन रहा हूँ 27वीं तरमीम की। ये जो सरगोदा में उन्होंने बातचीत की और फिर उसमें उन्होंने कहा भी कि हुकूमत में नहीं, हम अपोजिशन में रहे। जी, उसके पीछे ये उसके पीछे उन्होंने वाज़ेह पीछे किया की वजह थी। तो वो जवाब जो है वो वहाँ पे पहुँच गया। ठीक। तो हुकूमत इस जवाब के बावजूद भी अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। अच्छा, पहले गले मिल के नहीं तो फिर पाँव पकड़ के कि किसी भी तरीके से मौलाना फजल रहमान को अपनी साइड पे रखा जाए। और मौलाना फजल रहमान बहरहाल इस हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि मैंने इतने बड़े अभी से मौलाना ने जितना कड़वा घूंट भरना तो भर लिया हुआ है, ही कांट अफोर्ड नाउ। देखिए, अभी आज की जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मूव है ना, कि कल की है शायद, कि हम कौन सी जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। जी जी जी, ये फैसला किया, हालांकि पार्लिमानी कमेटी से बायकॉट किया, कमीशन में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत सोची समझी मूव है। आप इस मूव के पीछे ज़रा आप इसकी जो जुडिशल कमीशन की तरकीब है वो पढ़िए। उस तश्कील के हवाले से आज मुझे शेख वकास अकरम ने यही बात की और खुल के कह दी। उस तरकीब में उसकी ये बात है कि एक जज साहब चीफ जस्टिस की वो सरबराही में होगा। उसके बाद उसमें एक प्रिजाइडिंग जज साहब होंगे। वो जज साहब जो आईनी अदालत की सरबराही करेंगे। अगर चीफ जस्टिस साहब ही, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब ही अगर आईनी अदालत के या आईनी बेंच के सरबराह होते हैं, तो फिर उनके बाद जो शख्स होंगे, जो भी जज साहब होंगे, वो उसके रुकन होंगे कोई, और फिर 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे। जी, अब कितने जज हो गए? 5। और 2 हो गए पीटीआई के लोग। अच्छा, 2 हो गए पीटीआई के। और तो ये कमेटी है 13 रुकनी, 7। उसके बाद आ गई एक वकील, बार कौंसल जो एक नुमाइंदा मुंतखब करेगी, वकील साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकला में से एक होंगे। उसके बाद एक हुकूमत ने जो स्पीकर को इख्तियार दिया है कि पार्लियामेंट से बाहर कोई खातून या अकलियत या कोई टेक्नोक्रेट आप उसको ले आए। वो भी हुकूमत का ही होगा, हुकूमत का ही होगा। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून एक्स ऑफिशो बरबनाए ओहदा इसके मेंबर होंगे। और 2 हुकूमत के लोग, और 2 हुकूमत के मजीद लोग होंगे। ये हो गए 13। चले, अब ज़रा फ़र्ज़ करते हैं कि 13 लोग बैठे हुए हैं, बेंच बनना है। बेंच बनना है आईनी, और चीफ जस्टिस हैं यहिया अफरीदी, और उनके साथ कौन कौन बैठा होगा? हम जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे होंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जी, ये 3 लोग, 4 लोग ये हो गए। 5वें साहब वो होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। अच्छा, अब आईनी बेंच के सरबराह ने उसमें बैठना है। उसके बाद अब वो कैसे बैठेगा, वो आईनी बेंच कैसे बनेगा उनके बगैर, ये अपनी जगह बिल्कुल है, एक नई मुसीबत है। अच्छा, चलिए आगे आ जाइए। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में बदगुमानी ये है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि काजी साहब के साथ होते थे वो, उनके साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी सारे फैसले दिए। दूसरे जज साहब भी आप समझें कि वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ चले गए। तो जजों में हो गए 3 और 2। इम्कान है ना, हम महज एक स्पेकुलेशन करें। उसके बाद वो जो 3 जज हैं, फर्ज किया पीटीआई के जो 2 लोग हैं वो इनके साथ आ जाते हैं, 5 इधर हो गए, और दूसरी तरफ है 8, ऐसे ही, ठीक है। 5 और 8। उसके बाद एक वकील साहब होंगे जी बार के, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होंगे। अच्छा, अगर वो इधर आ जाए तो इधर हो गए 6 और उधर हो गए 7, ठीक है। अब जब अदलिया की, अब आप जरा सोचें
कि एक बेंच बन रहा है, आईनी बेंच। आईनी बेंच में कौन चाहेगा कि मैं हुकूमत की साइड से बनाया जाऊं? हर एक की ख्वाहिश होगी कि दूसरी साइड से बनाया जाए, बिल्कुल। इसलिए फितरी तौर पर एक दो दाने और गिर सकते हैं वोट के। तो वो बेंच, यानी अगर आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हुकूमती बेंच जो हैं, अगर हुकूमत बेंच बनाती है तो पीटीआई बाहर आके क्या कहेगी? बेंच फिक्सिंग। बेंच फिक्स है जी ऑलरेडी, ये तो सीधी सी हुकूमत ने बात। बनाया है। हाँ हाँ, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ का बेंच बन जाता है तो हुकूमत शोर मचा रही होगी। ऐसा बेंच फैसले कर सकेगा? नहीं, उसके बनने से पहले ही उसकी साख पे सवाल उठ गए हैं। उसकी साख पे सवाल लेकिन उठ हबीब जाएंगे। साहब इसमें अच्छा, इसके लिए मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ बेहतरीन थी जो उन्होंने अपने ओरिजिनल मुसवदे में दी थी Senior कि most। सीनियरिटी हाँ, में हाँ, आप वो कर लेते तो लगा मसला लेते नहीं। लेकिन अब ये बात, ये बेंच बनने से पहले मुतनाज़ है। लेकिन ये जो पीटीआई ने इस कमीशन में शमूलियत की हामी भरी है ना, ये वेल इन्फॉर्म्ड और वेल प्लान्ड है। और उसकी रीज़न लॉजिकली हबीब साहब ने दी तो है, लेकिन उन्हें ये फैसला करने में वेल इन्फॉर्म्ड तो नहीं मैं अर्ज करने लगा असल हुकूमत का ख्याल ये था कि या फिदी साहब जब लग जाएंगे तो ऊपर वाले दो अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, जो अब उनके अरकान पार्लियामेंट ट्वीट भी कर रहे हैं कि जी अच्छा, वैसे आपने अखलाकी तौर का लफ्ज़ मौजूदा हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, मैं मौजूदा हुकूमत जजेस के लिए की कह नहीं, इनकी डिक्शनरी में अखलाक नाम की कोई चीज़ है? नहीं, बिल्कुल है। वो कहते हैं हम बड़े अखलाकी लोग हैं। अच्छा, वो दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। अच्छा। तो उनके हुकूमती अरकान कई अब बरमला ट्वीट कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ रिवायत ठहरी है कि अगर कोई सुपरसीड होता है तो इखलाकी तौर पर जज साहिबान या वो लोग जो सुपरसीड होते हैं मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये जो चीखें हैं ना, ये इस वजह से हैं कि वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। तो फिर नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें? क्यों? वो भी सुपरसीड ही हुए हैं। पूरी नून लीग दे दे। सुपरसीड नहीं हुए? सुपरसीड हुए हैं। हमजा शहबाज का रहना बनता है? नहीं, हमजा शहबाज का भी फिर सुपरसीड हुए हैं। वो सुपरसीड नहीं हुए? वो सुपरसीड हुए, लेकिन इखलाकी पैमाने वक्रे होते हैं ना। अच्छा। अब कहानी तो थोड़ी सुन लें। हाँ। वो ये इनका तासुर था कि वो बंदे हो जाएंगे मुस्ताफ़ी, तो हमारा काम बिल्कुल सेटल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जब से वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, इनको पता भी चल गया है, उसके बाद पीटीआई के हुए कान खड़े कि अच्छा ये लोग अगर होंगे इस कमीशन में तो हमें तो अब लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि अब फंसी है गोटी, अब फंसी है गेम। तो पीटीआई अब ऑल सेट टू बी पार्ट ऑफ दिस कमीशन टू मेक दिस गेम फर्दर इंटरेस्टिंग एंड फर्दर एंटरटेनिंग। देखिए, इसके लिए आप ज़रा थोड़ा सा, आपने दुरुस्त बात की, इसको थोड़ा सा और खोलें, जूम आउट करें ज़रा। जब आप जूम आउट करते हैं तो आपको एक और चीज़ नज़र आती है। अदालत में कई पिटिशंस जा चुकी हैं 26वीं आईनी जी, जा के चुकी हवाले से। अब आपको लॉकस स्टैंडाई भी चाहिए हाँ। अदालत में जाने के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब लॉकस स्टैंडाई भी चाहिए, क्योंकि अदालत में एक जो आबिद जुबैरी साहब की पिटिशन है उसमें ये लिखा गया है कि जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। जी, ठीक। अब तो पीटीआई अगर इस पिटिशन में बन गई ना, एक उनको फ्रीक बन गई, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वहां पर पीटीआई जाके ये कह सकती है कि जनाब हम तो बिल्कुल अदालत में हम बिल्कुल इस बात की तायद करते हैं। बड़ा खुलासा सर वही है कि तो अब आपने जो दरअसल आगे बढ़ते हुए अपनी सफ़ें दुरुस्त की हैं और वेरी गुड मूव है, टाइम लिखी है और टाइम लिखी है। ये 26वीं डिलीवर नहीं कर पा रही, खुलासा यही है। लेकिन हमने वो बुशरा बेगम, अलीमा खान साहब का नहीं, उससे पहले मैं मौलाना वाली एक बात करना चाहता हूँ कि वो मौलाना की पार्टी में कुछ लोग उनको ये मशवरा भी दे रहे हैं कि ठीक है, फिलहाल तो आप एक उसूली स्टैंड लेके खड़े हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी तौर पे हक में आप बयान देते रहते हैं अक्सर मौलाना, लेकिन ये वही जमात है कि जिसने आपकी पॉलिटिकल स्पेस को पॉलिटिकली एनक्रोच किया है। आप कल को इनके साथ इल्हाक करके सीट एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, जीतेंगे आप फिर भी नहीं, आपको एस्टेब्लिशमेंट की मदद की जरूरत रहेगी। तो अभी भी मौका है कि आप अपनी साइड चेंज करें। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अगर बात की जाए, नहीं तो ये तो नूर आलम का थीसिस है। नूर आलम साहब जो उनका हम बड़े अरसे से मैं भी यही बात कर रहा हूं कि पीटीआई ने जेयूआईएफ की स्पेस एनक्रोच की है या नहीं की। एनक्रोच करना किसे? नहीं, मैं एनक्रोच इन द पॉलिटिकली देखिए, सियासत का जवाब सियासत होता है। और इसमें एक बात मौलाना फजल रहमान की बहरहाल बड़ी उम्दा है, वो ये है कि आपको याद है कभी कोई आपकी याददाश्त काम करती है कि मौलाना फजल रहमान ने किसी पे पर्चा करवाया? नहीं, अपने मुखालिफिन पे? नहीं, मेरी इत्तला में नहीं, कोई आपके जहन मेरे जहन में नहीं।
ऐसा नहीं है। नहीं सर। और इनके पास हुकूमतें भी नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। कभी आपने देखा कि कोई पर्चा कराया हो, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, वो तो ठीक बात है। काम ही था। सो मच सो कि 9 मई 2023 के बाद एक साहब थे पीटीआई के बड़े जय्यद, उन साहब को जेल ले जाया गया और उन्होंने बिल्कुल तंग आके एक वहाँ फ़ोन का बंदोबस्त किया और फ़ोन का बंदोबस्त करके कहा कि मैं मौलाना फजल रहमान से रब्ता करना चाहता अच्छा। हूँ। और मौलाना फजल रहमान के पास एक मैसेंजर भेजा ठीक। और क्या कहा? और उन्हें कहा कि मौलाना, आपकी हमारी सियासी मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन आप हुकूमत में हैं और मेरी ये हालत है। तो मौलाना ने कहा, और उन्होंने एक दो पॉलिटिकल कंसेशंस की बात की। तो मौलाना ने आगे से जवाब दिया कि ये पॉलिटिकल कंसेशंस मुझे नहीं चाहिए। सियासत में मैं सफाई का कायल हूँ, ठीक है, हार जीत होती रहेगी, हम चलते रहेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल कंसेशंस मुझे नहीं चाहिए। मैं कुछ कर सकूं या ना कर सकूं आपके लिए, वो एक अलग बात है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं। हाँ। और पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के जो लोग थे, इन्होंने भी अपने दौर में जब ये हुकूमत में थे, कितने लोगों की इन्होंने जानें छुड़ाई या कितने लोगों को इन्होंने आसानियाँ फराहम की। असद कैसर साहब के साथ बैठे ना, कभी आपको कहानी सुनाए हो, जहाँ पर बहुत सारी सख्तियाँ सुनाते हैं। जहाँ बहुत सारी सख्तियाँ थी, वहाँ बहुत सारी नरमियाँ भी यही पॉलिटिकल लोग पैदा कर रहे थे। ये पॉलिटिकल लोग करते हैं जी। तो लिहाजा ये एक दूसरे के साथ इस हद तक उतर आना, लेकिन देखिए कि रगड़ा देना है, और वो भी अदालतें बना के आपने, तो फिर तो आप ऐसे कदम करते हैं। ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल फील्ड। जी जी। देखिए, जहां तक देखिए, कभी भी वो सियासत कामयाब नहीं होती जिसमें आप इंतजामिया को, अदालत को मिला के खेल रहे होते। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था, मैं कभी आपको क्या अर्ज करूं, बहुत बड़ा नाम था रावलपिंडी डिवीज़न में। उन साहब का कारनामा ये होता था कि वो जब भी हुकूमत में होते थे या हुकूमत से बाहर, तो उनकी सेटिंग बड़ी अच्छी थी हर जगह। अच्छा, ठीक, सही। तो उनके वो अपने हलके में अगर उनके खिलाफ चूनो चरा भी कोई करता था ना, तो उसकी या तो ज़मीन का मामला पड़ जाता था, ठीक है, या कोई पटवारी जो है उसकी ज़मीन की पैमाइश बदल देता था, ठीक हो गया, या उसे बताता था कि तुम्हारी ज़मीन जो ये बिल्कुल मुसत्ता और हुमार जगह पे थी, जहाँ पे तुम्हारे आबाओ अजदाद काश्त करते आ रहे थे, लेकिन अब पता ये चला कि तुम्हारी ज़मीन तो फलां पहाड़ की चोटी पे है। ये थे ही नहीं, ये गलत एलोकेशन हुई है। ये पप्पू पटवारी वाले दिन। अच्छा, अब और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अब वो फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता भी अब नहीं। वो साहब वही है। नजर अच्छा, ही नहीं अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये जो लोग समझते हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं बदला, इमरान खान ने ये बदला था। उस शख्स की शिकस्त जो थी, उसके पीछे ये कहानी थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मौलाना फजल रहमान भी अपने हलके की हद तक, अपने हलकों में, मैं कई दफ़ा डेरा इस्माइल खान गया हूँ, कम से कम ये हरकत वहाँ पे ठीक है सर, लेकिन मौलाना के ऊपर ना टैग नहीं, ना मौलाना करते मौलाना के हैं ऊपर टैग और अली अमीन भी नहीं करते। नहीं, ये टैग नहीं है। ठीक है सर, लेकिन अच्छा मेरा जी, वो थीसिस इसके हवाले से यही रहेगा कि जितने इमरान खान के मुखालिफ हैं या उनकी पार्टी नहीं है, वो सब इस बात पे नजर जमाए बैठे हैं कि कब ये यहाँ पे कोई शिराजा बिखरे और हम इसमें से माले गनीमत उठाएं। मैं उसमें मौलाना को भी आउट नहीं रखता। एक तो देखिए, ये सियासी तौर पे शिकस्त हो जाए तो क्या मसला है, उसमें तो हर शख्स चाहेगा, हर हुजूर, पॉलिटिकल आदमी असल चाहेगा। बारीक गेम लेकिन जो है खैबर ना, पख्तूनख्वा में एक और गेम भी पड़ रही है, चले चलते चलते हाँ, आपको वो क्या? बता ही दें। वो है हमारे गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी साहब, आजकल उनके दिलो दिमाग में अंगड़ाई लेके हुकूमत आई हुई है, और उनका ख्याल है कि अनकरीब वो पीटीआई के अंदर इतना बड़ा ग्रोह पैदा कर लेंगे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पे, कि जो सब इस हुकूमत को तलपट कर देगा। मेरा ख्याल है अब ये गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। प्लानिंग अपनी जगह होती है। दाता साहब आके दुआ करके गए ओ थे जारी कर ले, मन की मुराद ही क्या थी, है? सर, असल मुद्दा ये है कि ये जो गेम है, इसमें बारीक वारदात जो डली है, वो बुशरा बेगम की रिहाई, अलीमा और उज़मा साहिबा की बेल, और उसकी आड़ में जो बाजवा साहब ने इंट्रो में बात की ना कि जी हुकूमती अरकान ने डील की कहानियाँ, आपका तासुर तो ये है कि ये
सहम गए हैं, बदक गए हैं, डर गए हैं कि खान इज़ कमिंग बैक। नहीं, सहम डर नहीं गए, उन्हें ये लग रहा है कि कोई चेंजेस आ जाएंगे, जो इस वक्त मामला चल रहा है उसमें कोई नरमी ना आ जाए। मेरी राय और अब आपकी क्या राय? मेरी राय अब ये बनी है बड़ी बारीकी से कि ये एक बड़ी डिलिबरेट अटेम्प्ट है स्मोक स्क्रीन पैदा करने के लिए, और वो जो तासुर चाहते थे वो क्रिएट करने के लिए कि यार देखो ना जी, यास्मीन राशिद थे, एजाज चौधरी थे, मियाँ महमूद रशीद थे, उमर सरफराज चीमा, देखो ए पे ने उन्होंने तो बेला नहीं हो रही, इन्हों दी हो गई ने, ए डील करके आई ने, ए डील हुई है। प्लस थोड़ा जिहा इंटरनेशनल प्रैशर सी, खत शत लिखे जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ का मामला है, एक यूरोपीय यूनियन का कोई वफ्द भी आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हमने स्मोक स्क्रीन के लिए पॉलिटिकली ये मार्जिन दिया और ये रिफ्ट क्रिएट की है विद इन PTI और PTI के चाहने वालों की नज़र में कि इनको डील के तहत छोड़ा गया है, और ये बताने के लिए छोड़ा गया है कि देख लो ਤੁਹਾਡਾ लीडर अपने काम करवा गया, इन्होंने काम नहीं किए। ये बड़ी बारीकी। देखिए, अगर जो मामला है ना अब PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस, कभी रुकता है कभी चलता है। अगर मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसको जब तक अब तक जितने भी लोगों ने, और जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, जो इस प्रोसेस को एनालाइज किया है, एनालाइज करके वो नतीजा निकालते हैं कि कोई डील है। बराह रास्त ये कहना कि डील हो गई है या डील हो रही है, नहीं, ये अब तक इंफॉर्मेशन के बेस पे किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल ठीक। 1 2 अब माई 2 सेंट्स। दैट इज, अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि इधर बुशरा बेगम साहिबा की रिहाई होती और उधर संगजानी में एक कैदियों की वैन है जिस पे हमला हो जाता है और लोग छुड़ाए जाते हैं। ठीक है, मैंने अपने 25 साल के सहाफ़ती कैरियर में आज तक एक ख़बर नहीं सुनी कि जिसमें कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला हो और सारे के सारे कैदी दोबारा पकड़ लिए जाए। और जो छुड़ाने के लिए हमला कर रहे हो वो पुलिस FIR के मुताबिक डंडे, सोटों और पत्थरों से लैस। जी। अच्छा, ए वैसे अजीब हमला सी हबीब साहब, सॉरी, ए अजीब हमला सी कि वो छुड़ाने वास्ते आए नहीं, वट्टे मार के छुड़ा रहे हैं, और वट्टे मार के छुड़ा ये रहे ऐसे हैं, छुड़ाया जाता है और फिर लोग प्रिजन वैन के पीछे आर्म गार्ड्स बैठे होते हैं। जी, आप जरा तसव्वुर करें कि वो जितने 80-81 बंदे थे, जितने भी बंदे थे, वो बंदे दौड़े भी नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल डक्स की तरह बैठ गए, और पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ के और उनको बंद कर दिया, और दोबारा तमाम के तमाम मुल्ज़िमान जो है उनको यानी उनको भागने से, उनके फरार का रास्ता मसदूद कर दिया। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, ये वाक़या पेश आने का मतलब ही ये है कि हुकूमत को ये वहम या ख़बर है कि अंदरूने खाना कुछ बात चली। उसकी वजह यह है कि आप पिछले कम से कम 2 साल का डेटा उठा लें। अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जब कभी भी, जहाँ कहीं भी कोई बात होने की कोशिश होती है, वहाँ पे एक इस तरह का वाक़या होता है। ये कई दफ़ा हम ये एक दफ़ा नहीं है, ये बात ठीक है, बल्कि अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है यहीं आपके यहाँ आपने शायद ये इरशाद फरमाया था कि आप देखिएगा बुशरा बेगम की रिहाई के साथ ही, जी, मैंने अर्ज़ किया था कि अगर तो कोई वाक़या होता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ पीछे इसके समझ रहे हैं, यानी बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ जो हुकूमत करेगी और तासुर ये देगी कि दूसरा नहीं किया। अच्छा, जिस तरह इस्लामाबाद के IG साहब ने फौरी तौर पे इस वाक़े पे जो कुछ फरमाना चाहते थे, मेरा ख्याल है पहले तो तैयार बैठे थे। अच्छा, और सब कुछ जिस अंदाज से हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है। सर जी, वैसे इंडियन फिल्म ही को देख लेते। अच्छा, इतने लायक हो तब ना समझ भी तो आए। उसके मतलब ये है कि इंडियन फिल्मों में अक्सर प्रिजन वैन पे हमला जब होता है ना, तो उसकी बड़ी टैक्टिक्स हैं, बड़ी टेक्निक्स हैं, वो रियल लगे ना। नहीं, फिर हॉलीवुड देखें कोई। हम अपने माशरे ओरिजिनल पे जाएं। नहीं, इनका बस नहीं चल रहा था। ये कहते हैं कि एक ड्रोन आया और फिर पता नहीं क्या हुआ है, और फिर पता नहीं क्या हुआ है। वो बेचारों को इन चीज़ों के नाम भी तो आते हों, तो लिहाजा ये वाक़या अगर ना होता तो फिर मैं ये समझता कि बिल्कुल हुकूमत जो है वो ठंडे सीने से बैठी हुई है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप ज़रा देखें कि फिर एकदम शोर व शगब कैसा बढ़ा है। जी,
नहीं वो तो पड़ा है बिला वजह जो मुफ्त का मुफ्त का। जो लीगी तर्जुमान तज्जिया निगार है ना जी, आपने उनकी जुबानों बयान पिछले 5-6 दिनों से सुनी? उनको तो इमरान खान भी बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें ये एक डील नज़र आ रही है और वो ये समझते हैं कि जी वो सियासी दर्जा हरारत थोड़ा कम करने के लिए ज़रूरी हुई बैठी हैं चीज़ें, यानी वो एतराफ़ कर रहे हैं। वो लोग जो बैठ करते थे भरी महफिल में कि सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ हो, खत्म शुद्ध लिखते थे, जो बात करते थे। मेरा इस पे एक थ्योरी है सर, बट मेरे जहन के अंदर। वो आपकी बात दुरुस्त है, कुछ ना कुछ तो दरूने खाना वहाँ पे चला है जिसकी वजह से यहाँ पे इनको थोड़ा सा इनकी आहो फुगा हमें नज़र आ रही है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर साहिब फराश मिलेगा नहीं इस्टेब्लिशमेंट को, और उसके अलावा जिस तरह से बाकी वो माशी अशारिया हमने बेहतर कर दिए, इतनी हमने ये बना लिया था, उसकी बुनियाद पे हम ये हमने कारनामे कर दिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बिल्कुल बातचीत चली है, बातचीत थोड़ी सी आगे भी बढ़ाई जाएगी। यहाँ से देखना कि किस हिकमत के साथ पीटीआई उसमें से ग्रैब करती है, क्या वो कर सकती है। लेकिन ये किया इस वजह से गया है कि इधर हुकूमत को भी थोड़ा सा ऑन टोज किया जाए और उधर से माहौल बनाया जाएगा उसके बाद एक्सटेंशन का। वो एक अगला मरहला है। नहीं सर, शुरू हो अल्लाह गया। आपका भला करे। मैं इस दफ़ा मैं बाजवा साहब से एग्री करता हूँ सर, ये फिलहाल एक CBM है, सिंपल। उसमें से पीटीआई Simple। कितनी हिकमत हाँ, के साथ हाँ। अपने मतलब ज्यादा से ये ज्यादा सर उसमें से ले लेती है। क्योंकि सर आप देखें ना, हमने यहाँ पे थर्ड अंपायर में आपने कई वाक़यात बताए हैं तरतीब के साथ, कई राब्ते, ये बुनियादी तौर पर जो अदम एतमाद आ गया था कुछ वारदातों की वजह से, उसका CBM है। एक्सटेंशन के हवाले से मुझे पाकिस्तान के दो निहायत जिम्मेदार लोगों ने एक बात बता रखी, और मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक मेरे पास खुद उसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती। चले मिड 2025 का इंतजार इसलिए मैं इसको अभी शुरू है सर, मिड इसलिए 2025 मैं अभी इसको इस पे खामोशी इख्तियार करता सर, आप मिड 2025 और फिर मैं आपको एक ऐसा तहरीरी सबूत दिखा दूंगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, लेकिन प्राइवेटली आपको दिखाऊंगा। अच्छा, खैर, तो कि किसने क्या कहा था, क्योंकि मैंने किसी को कहा था कि अच्छा ये लिख दे। तो अब जरा देखते हैं कि वो लिखी हुई बात, मैं आपको उस पर एक वाकया सुना, वो लिखी हुई बात कितनी दुरुस्त होती है। वो लिखी हुई सर, मैं अच्छा, इसमें अर्ज कर दूं, जी जी, जनरल बाजवा से एक उनके बड़े करीबी रफीक ने उस वक्त ये पूछा कि क्या सर आप एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो उनकी क्या? अच्छा, ये पहले उन्होंने राहिल शरीफ से पूछा क्योंकि उनके भी बहुत करीबी थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं ले रहा। उन्होंने कहा सर मुझे लिख के दें, तो उन्होंने लिख के रखी, उन्होंने लिख के दे दिया। फिर बाजवा साहब से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे आपकी बात आप प्लीज लिख देना, क्योंकि मुझे भी लोग पूछते हैं। उन्होंने लिख के दे दिया और दस्तखत भी किया। बिल्कुल ठीक बात है। और उनके पास पड़ी भी है, फ्रेम्ड पड़ी है, आपने भी देख रखी, मैंने भी देख रखी जो है, और ले ली उन्होंने एक्सटेंशन। तो हम भी उस पर्ची को फ्रेम करवा लेंगे एक यादगारी से ही। अच्छा सर, वो आप मुझे ये खदशा है कि आपको उस मैसेज को फ्रेम करने की नौबत आएगी। चले देख लेंगे, अर्ज किया है। अब ये आपको तो नहीं पता कि वो और मैसेज क्या है। उसके लिए हाँ, जो ये हमें नहीं पता, आपको ये तो पता अज्यूम ही कर रहे हैं। हम तो अभी तो आप अस्यूम कर रहे हैं ना। आप ये समझ रहे हैं कि किसी ने ये कहा कि एक्सटेंशन होगी या किसी ने कहा एक्सटेंशन नहीं होगी। ये अभी तक मेरे तक। और सर दूसरा एक और चीज छोटी सी, ये जो PMLN और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब, स्पेशली विज़ावी इंडिया, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरी फोरसाइट यहाँ पे जा रही है, एक और माहौल बनने लगे। आने वाले दिनों में कुछ उसकी मोडालिटीज क्लियर होंगी, वो कुछ इस तरह का मामला बनाने की कोशिश की जाएगी कि जस्ट इन केस अगर कोई आसमान टूट पड़ता है, गिर पड़ता है, तो मुझे क्यों निकाला का एक जो है ना वो आगे पीछे से चीजें तैयार करके बसाद एहतराम, जो दिल चाहे करें। आप तो थोड़ा सा इख्तलाफ है मुझे। अब इससे मुझे इख्तलाफ ये कि इंडिया वाले मामलात पे कुल्ली तौर पर इत्तफाक की राय है, समझ रहे हैं, और बड़ी अरसे से ख्वाहिश ये थी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अरसे से आपकी मुख्तदरा की अरसे से ख्वाहिश थी कि यार बाजवा साहब के दौर से माहौल बने, बिल्कुल अब बन रहा है। अच्छा, वो गलत भी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसको, अच्छा वो किसी को भी नहीं उस पर एतराज। ये पहले एक दौर में कहा करते थे कि उसको 6 अगस्त को जो इकदाम किया भारत ने, ये कश्मीर बेच दिया जनरल बाजवा ने, ये कश्मीर बेच दिया इमरान खान ने। भाई किस मुंह से? फिर आप ये भी बताएं ना कि अब आप कह रहे हैं कि हम उसी रिवर्स किए बगैर, मुझे सर इस पे एक बड़ा अहम एक एक नई डेवलपमेंट याद आ गई है, अच्छा वज़ेन में आ गया कश्मीर का। एक बहुत बड़ी कदगन लगाई है
भारतीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर के उन तालिब इल्मों के ऊपर जो जिनके अजीज़ व अकारिब यहाँ बसा करते थे और वो बच्चे MBBS करने या तालीम लेने यहाँ आया करते थे, तो उनको फैसिलिटेट किया जाता था, एक नॉर्म थी हमारी। अब मैंने कल देखा एक बच्चे का ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश में स्टैंप लगी हुई है कि दिस पासपोर्ट या दिस डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, और ये कदगन सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों को लगी। तो मैंने दफ्तर खारजा की भी तवज्जो मबजूल करवाई, इस थर्ड एम्पायर की तरफ से करते हैं कि इसको टेकअप करें। कहाँ है दफ्तर खारजा, सोया हुआ है दफ्तर खारजा। अच्छा, बहरहाल खैर वक्त भी खत्म हो गया जी। ये जो आपकी ये जो अब गुफ्तगू चल रही है ना, जी जी, ये जो बुशरा बेगम की रिहाई, उनकी बहनों की रिहाई, कुछ दीगर चीज़ें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ये है कि अब इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल होता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक आपने वैसे कुछ अरसा पहले माइलस्टोन्स भी दिए थे जी, और वो अभी तक आप यू जी, स्टैंडिंग बाय दोस मैं माइलस्टोन्स? बिल्कुल, जो सर्दियां शुरू हो रही हैं हाँ, इनके इख्तिताम से पहले पहले इमरान खान साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो मामलात अनरेवल होने हैं ना, जो अब वाक़यात रूनुमा होने हैं, उन वाक़यात को उनमें मुझे लगता यह है कि इस वक्त इस खेल के जितने भी फरीक हैं उन सब की कुव्वत कुछ कुछ कम हो जाएगी। एग्जर्ट इतनी कर दी, अब वो सब जब कुव्वत कम हो जाएगी तो उस कुव्वत कभी खला, जाहिर है वो जो कम होगी कुव्वत एक खला तो पैदा होगा, उसको इमरान खान साहब फिल करेंगे। अच्छा सर, इसमें और फिर इसमें निटन करें, इसमें जो हमारे दोस्त हैं मुल्क जिनसे हमारे बड़ी तवक्कुआत हैं कि हम इन्वेस्ट करना करेंगे, पता ना एक नंबर भी आया था बहुत बड़ा, अच्छा प्राइम मिनिस्टर जा भी रहे, वो जो वहाँ से मामला है ना, वहाँ से भी इन मैनी वर्ड्स वो ये कहा गया है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल रिस्क कम करें। हाँ ठीक। तो पॉलिटिकल रिस्क कम करने के बारे में आपको अगर कोई दोस्त बता रहा हो तो फिर आपको सोचना पड़ता है। कर रहे हैं सर आप फकीर के थीसिस की कि पॉलिटिकल रिस्क ही कम किया है जो उनको छोड़ा है, तो ये बताने के लिए देखें जी हमने शांति कर दी। पॉलिटिकल रिस्क नहीं, उसको आप डील का नाम दे रहे हैं ना, वो डील नहीं। पॉलिटिकल रिस्क जो है ना, मतलब किसी को जस्टिस मिल गई इतने अरसे बाद और इस वजह से मिल गई कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करनी थी, आपने उसको डील से दिखाने के लिए ऑप्टिक्स हैं ये। चले तो हाँ, वो मैं दिखाने के लिए ऑप्टिक्स हैं। मैं सर एक चीज छोटी सी इसमें अगर हम निटन ये कर लें कि पॉलिटिकल पार्टी का जो इजलास हुआ है PTI का, उसमें जो जलसों का ऐलान किया गया उसमें ना पंजाब है ना इस्लामाबाद है, उस है जे अपना पेशावर, कोयटा, कराची, और कराची की डेट नहीं आई तीसरे हफ्ते में। चले जो भी है, लेकिन उसमें पंजाब नहीं है, उसमें इस्लामाबाद भी नहीं है। ये इट्स अगर PTI ने अपने जलसों का प्रोग्राम ये तरतीब दिया है जी, तो उनकी सियासी हिकमत अमली की दाद देनी चाहिए। ओके में ठीक, मेरा ख्याल है कि उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी ये की। अभी साहब जिधर से डिसरप्शन हो सकती थी ना, उसको अवॉइड किया। उधर जाओ ही ना, ठीक समहाउ ठीक, ये वही मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट इनका शॉट। ਇਹਦਾ मतलब भी उन्होंने भी पता है पॉलिटिकल, हाँ देखिए, मतलब उधर मौका ही ना दें कि ये देखो ये वाइंड अप करने से पहले ये जो खिचड़ी 4-5 हो दिन, सकता है किसी ने समझाई दिया हो। हाँ जारी कर ले, कुछ सियाना बंदा और ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक दफा दिखा दिया है ना कि ये देखें रेड लाइन थी, हम पहुंच गए रीच। अभी से जाने क्यों से आप पहले चाहते हैं कि 4-5 दिन हमारे खिचड़ी पकी हुई थी PTI के यहाँ। कभी राजा साहब फवाद चौधरी के पीछे, कभी फैसल को निकाला जा रहा है, कभी उसको ट्वीट करना पड़ा मिस्टर गौर को, यानी ये ना कवाली बड़ी आला की थी वैसे 4-5 दिन, लेकिन एक मुलाकात हुई है और शटअप कॉल गई है, शांत होकर बैग गए सारे। अब देखें ना, आज कोई चूंचरा नहीं, हाँ वो तो मेरा भाई है, वो हो जाते हैं छोटे मोटे गिले शिकवे। हर एक बंदे ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई थी और वहाँ खड़ा होकर कवाली कर रहा था। कव्वाल से मुझे याद आया, हमारे एक अजीज़ थे हमारे बचपन में, वो उर्स करवाया करते थे अपने किसी बुजुर्ग का, और वहाँ पर एक कव्वाल पार्टी आया करती थी, मुख्तलिफ औकात में वो कव्वाल पार्टी आती थी। तो जब तक वो जो कव्वाल थे असल, वो कहते थे ना फलां कव्वाल और हमनवा, वो जो फलां कव्वाल साहब थे वो थोड़ा ताखीर से आते थे, तो हमनवा पहले आके साज बजाते थे, तबला सेट करते थे, दूसरी चीजें। अच्छा, तो जब तक कव्वाल नहीं आते थे ना, तो तंबूरा कहीं और बज रहा होता था,
वो तबले पे टक टक टन टन की आवाज़ आ रही होती थी, कोई हारमोनियम को सीधा कर रहा होता था, सारे साज बायक वक्त बज रहे होते थे और निहायत बेसुरे होते थे। बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही कव्वाल आते थे, क्या मिसाल है सर। और उसके बाद कव्वाल के आते ही सारे के सारे साज सुर में बजने लगते थे। वाह। तो हजरत जब तक इमरान खान साहब जेल में है, ये तंबूरा कहीं और बजता रहेगा, तबला कहीं और बजता रहेगा, ढोलक की थाप कुछ और होगी, कुछ सारंगी की कुछ और बता रही है। बिल्कुल ठीक। जाते जाते जाबिर साहब, जो फवाद चौधरी साहब को स्पेशल मैसेज भेजा है इमरान खान साहब ने, इसमें भी एक मैसेज है। इसमें मैसेज है, और मैसेज ये है कि मेरी इतला तो ये है कि फवाद चौधरी साहब के बारे में इंतहाई नरम गोशा उनका भी है। वो हालात वाक़यात ऐसे हैं कि सरे दस्त उनको वापस नहीं लिया जा सकता। और उसकी वजूहात क्या है? वरना एक बड़ा पंडोरा बॉक्स। मेरा ख्याल है उसकी वजूहात हम बयान कर चुके हैं थर्ड एम्पायर से काफ़ी सारी। और कुछ फवाद साहब भी दूर निकल गए। नहीं, वो इतना दूर निकले कि किसी ने कहा, वो भी दूर निकल किसी ने, उनके खैर खां ने मुझे कहा कि खुदारा इनसे को गुजारिश करें कि अपनी उंगलियां कंट्रोल करें। हो गया ना, वो कह दिया उन्होंने, चौधरी साहब ने कह दिया कि चौधरी साहब ने खान साहब ने कह दिया, हुक्म आ गया तो बस चुप हो गया। बहरहाल जी, मेरा ख्याल है उंगली कंट्रोल करें। इससे पहले कि अली जान साहब हमारे लेंस कंट्रोल कर लें, थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपना फीडबैक और सवाल कमेंट्स में ज़रूर डाला करें, तारीफ़ और तनकीद के अलावा, ताकि वो सवाल फिर बाजवा साहब उठाएं और उसको डिस्कस करें। मैनी थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।